हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस ट्री। माय नेम इज दीपक ठाकुर और आज अपनी सीरीज 5 एमसीक्यूज डे में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के हम टॉपिक्स लेंगे। एंड इकोनॉमी में स्पेसिफिकली आज हमने जो टॉपिक पिक किया है वो है यूनियन बजट एंड फिस्कल पॉलिसी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे। एंड ये क्वेश्चन इस तरह के हैं कि अगर आपने जो लेक्चर हमने किए थे इकोनॉमी के, अगर वो देखें तब भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको इकोनॉमी के लेक्चर में बोला था कि आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ने, तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़े तो वहां से भी इन क्वेश्चंस का आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज के क्वेश्चंस की। हम करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है दैट इज वेरी फैक्चुअल एंड इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल पूछा है हमसे यहाँ पे। ठीक है, पहली बात क्या होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसी को ही हम बजट बोलते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट सेशन करती है वो बेसिकली इसी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले प्रेजेंट किया जाता है फरवरी के मंथ में। एंड इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, एंड अदरवाइज हम इसको बजट बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हम आंसर पे आते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 112 है इसका आंसर। आर्टिकल 112 जो है ये मैंडेट करता है पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को, कि उसको पार्लियामेंट के अंदर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट करनी है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख। ठीक है, फिर हमारा आंसर जो है इसका ये है बी। आप अपनी लाइव चैट में आंसर्स का रिस्पांस करते रहिए, बिकॉज ताकि मैं भी जिस टाइम आपके साथ ये लाइव चैट देख रहा हूँ तो मुझे पता लगता रहे कि आप कितने आंसर, आप किस स्टूडेंट के कितने आंसर ठीक है एंड कितने कहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वगैरह ये सारा पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां जाके आप देख लीजिएगा। यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि जो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर हम लेके चलते हैं दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, सो इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको इससे जो हमने इकोनॉमी में हैंडआउट्स वगैरह प्रोवाइड किए थे वहां पर भी दिए हुए हैं। तो बेसिकली ये 5 एमसीक्यूज आपका इसी चीज का टेस्ट कर रहा है कि आपने वो हैंडआउट कितना पढ़ा है, आपने एनसीईआरटीज कितने पढ़े और जो क्लास लेक्चर हैं वो कितने ध्यान से सुने थे आपने और पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? यहाँ पे हमें करेक्ट पूछा है। ठीक है, हमने देखना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। दो स्टेटमेंट है, रीड कीजिए। द अमाउंट विच इज ओनली कंसर्न with current financial year is revenue account, also called revenue budget। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये हो गया। सेकंड देख लेते हैं। द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट आर पार्ट ऑफ। ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटी ये कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा। एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है, और द ऑफ द गवर्नमेंट आर पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट के पार्ट होते हैं, ये स्टेटमेंट बोल रहा है, और इसी को हम कैपिटल बजट ही बोलते हैं। अब मैं आपको बड़ा ब्रीफ में समझाऊंगा, एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली जब हम बजट की बात करते हैं तो उसमें हम दो टाइप के अकाउंट बनाते हैं। एक हम बनाते हैं रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में वो सारी चीजें आ जाते हैं जहां पे आपको जो पैसे आप लगा रहे हो, जो पैसे आपके पास आ रहे हैं, वो किसी ना किसी आपके कैपिटल से या किसी ना किसी रिसोर्स जनरेशन से लिंक होते हैं। चाहे वो आप कोई नया रोड बिल्ड बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, बिल्डिंग्स बना रहे हो, वो सब को कुछ हो गया। या फिर आपने कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जहां से आपको आगे चल के और अर्निंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, या फिर ऐसी जगह से आपको पैसा आ रहा है जहां पे आपके पास ये जो रिसोर्सेज आपने बनाए हुए थे इनको आप बेच रहे हो। ठीक है, मतलब जहां पे आपके इस तरह के एसेट्स जो है वो कम हो रहे हो या बढ़ रहे हो, वो भी कैपिटल अकाउंट में आता है। ठीक है, चाहे वो बेचने से आ रहे हो या फिर खरीदने से आ रहे हो, ठीक है, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। एंड ऐसे ही आपका जो रेवेन्यू अकाउंट होता है, यहाँ पर जो भी बाकी चीजें हैं जहां पे आप बेसिकली कोई एसेट नहीं क्रिएट कर रहे हो ना कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, वो आपका रेवेन्यू अकाउंट होता है। जैसे कि सैलरीज देना, यहाँ पे आपको कोई नया एसेट नहीं बन रहा, आपको हर साल हर महीने सैलरीज देनी है, पेंशन देनी है, वो सब कुछ जो है वो रेवेन्यू अकाउंट में आता है। ठीक है, सो इसे आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे और डिटेल में आ जाएगा, मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। एंड एक्सप्लेनेशन में अदरवाइज आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज हमने थोड़ा सा लिमिट रखना है अपने एक्सप्लेनेशन पे, अदरवाइज दीज आर अंडरस्टैंडेबल। आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो हम अब आ जाते हैं अपने दोनों स्टेटमेंट में। द अकाउंट विच इज ओनली कंसर्न विद द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब मैंने यहाँ पे बात किया था रेवेन्यू अकाउंट, जो मैंने आपको बताया, तो इसमें बेसिकली हमने जो भी हमारे पास इनकम आ रही है, ठीक है, या फिर इनकम या फिर
जो अर्निंग है वो जा रही है, तो वो सारा कुछ हम रेवेन्यू अकाउंट में रखते हैं, ठीक है, जहां पर ना कोई नया एसेट क्रिएट हुआ है, ना कोई लाइबिलिटी बनी है। एंड ये विद इन द ईयर की बात होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, सैलरीज की बात मैं कर रहा था, या फिर इसी तरह से पेंशन्स की बात हो जाए, या फिर इसी तरह के और एक्सपेंसेस जो हैं, जो आप फिक्स है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपको डिफेंस पे जो खर्चना है वो खर्चना ही है, उसमें आपको कुछ चेंजेस वगैरह की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो उसे हम एसेट क्रिएशन वगैरह में भी नहीं इंक्लूड कर सकते, बिकॉज ऐसा कुछ वो कैपिटल एसेट वो बन भी नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस है वो सारे रेवेन्यू में आते हैं। एक बार आप एनसीईआरटी से पेजेस पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड सेकंड भी करेक्ट है। एसेट एंड लायबिलिटी जो पार्ट है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, जिसे हम कैपिटल बजट भी बोलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट हैं, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, ये टॉपिक मैंने बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था जब हमने अपना टॉपिक किया था बजट एंड फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया वाला। तो वो इस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, और प्लस मैंने आपको हैंडआउट भी दिए थे इसके रिगार्डिंग। तो हैंडआउट वगैरह फिर से रिवाइज कर लीजिएगा अगर कुछ स्टूडेंट के कुछ आंसर गलत हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए, तो थोड़ा सा इजी मैं चलूंगा। एंड आपको भी और इसे थोड़ा समझने के लिए थोड़ा फिस्कल पॉलिसी को, इस पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें न्यूमेरिक्स वगैरह मत पढ़िएगा, मैं ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया ताकि आपको मैं समझा चुकूँ, इसके बारे में आगे बात करेंगे इसके लिए, ठीक है। अब फिस्कल यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होता क्या है, एक्सपेंशन क्या होता है? बेसिकली देखो, जब गवर्नमेंट अपनी कोई फिस्कल पॉलिसी बनाती है, बजट बनाती है, तो वहां पर या जो भी उसको आगे रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर के बारे में प्लानिंग करनी है, तो वहां पर वो उसे देखना है कि जो वो रिसोर्सेस पूरे कंट्री में स्पेंड करने वाला है, क्या वो सोर्सेस सफिशिएंटली हैं उस इकोनॉमी में स्पेंड करने के लिए, या फिर उसको और पैसे लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो जब हम बात ये करते हैं कि जब गवर्नमेंट जो है ट्राई करती है कि यहाँ पर हम कंट्री में और पैसा जो है फ्लोट करें, ठीक है, तो जब ऐसी हम बात करते हैं कि और पैसा फ्लोट करने वाली बात, या और मनी की अवेलेबिलिटी, लोगों के हाथों में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने वाली बात, जो हमने पहले टॉपिक में एक बार लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, डिस्पोजेबल इनकम वाली बात, ठीक है। तो वो बढ़ाने की जब बात होती है तो हम इसे एक्सपेंशन बोलते हैं, कि ये गवर्नमेंट की एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, कि वो चाहती है कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, ठीक है। ऐसे ही जब गवर्नमेंट चाहती है कि फॉर एग्जांपल अब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो जब गवर्नमेंट ट्राई करता है कि ये इन्फ्लेशन जो है इसको हमें रिड्यूस करना है, ठीक है, या मार्केट से मनी जो है वो बाहर निकालना है हमने, तो उसे वो अपनी तरफ से जो पैसा वो पुश कर रहा था इकोनॉमी में, वो वापस करना शुरू कर देता है। तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, या जो साइज है उसके उनके इन्वेस्टमेंट का इकोनॉमी में, उसे वो रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पहले इतनी इन्वेस्टमेंट थी उनकी ओवरऑल, या इतना पैसा जो है इकोनॉमी में पुश कर रहे थे, तो वो फिर इतना कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमें हमसे एक्सपेंशनरी पूछ रही है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की एग्जांपल पूछ रही है। तो देखो, अगर आप डिक्रीज करोगे टैक्स रेट्स में, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा, डिस्पोजेबल इनकम उनकी बढ़ जाएगी उनके हाथ में, तो डेफिनेटली फर्स्ट करेक्ट है। अगर फर्स्ट करेक्ट है तो फोर्थ स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया, ठीक है। तो डिक्रीज इन टैक्स रेट तो हो नहीं सकता फिर, ठीक है, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। तो हमें देखना है कि फर्स्ट कहाँ पर है और फोर्थ कहाँ पे नहीं है। फर्स्ट अब एलिमिनेशन के वे में कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, एंड डी यहाँ पर हमारा फर्स्ट नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर जो है सी है, ठीक है। तो देखो, अगर आपने को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट भी पता है तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप निकाल सकते हो। अगर आपने एनसीईआरटी से ये पैराग्राफ पढ़ लिया, आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि इंक्रीज इन पेंशन आएगा या इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन आएगा कि नहीं आएगा। अदरवाइज ये सब आएंगे बिकॉज आप लोगों की इनकम बढ़ा रहे हो, उनके हाथों में पैसा बढ़ा रहे हो, ठीक है, इकोनॉमी में
मनी का सप्लाई आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। सो ये था, इसमें मैंने आपको एलिमिनेशन भी बता दिया कि कैसे किया जाता है जब हम यूपीएससी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड जहाँ पे आपको क्वेश्चन में थोड़ी डिफिकल्टी आए, एक दो पॉइंट अगर आपको पता हो तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। देखो, एक्सपेंशनरी पॉलिसी को हम इसमें में भी समझ सकते हैं कि जो प्रेजेंट सिचुएशन आप देख रहे हो कि ड्यू टू दिस कोरोना वायरस आउटब्रेक जो एपिडेमिक ये चल रहा है, इसको इंडिया में भी हम इसमें में देख रहे हैं कि इकोनॉमी को बहुत बड़ा हिट लगा है, ये जो लॉकडाउन का पीरियड भी चल रहा है इसकी वजह से। अब इसी में ही इंडिया को ये भी पता है, गवर्नमेंट को ये भी पता है कि जब हम इस लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो जो इकोनॉमी को अभी हिट लगा वो जल्दी रिकवर नहीं होगी। लोगों के हाथों में इतना पैसा नहीं है कि वो ज्यादा स्पेंड करें, या फिर गवर्नमेंट को भी इस चीज को पुश करने के लिए काफी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। बेसिकली ये जो अब गवर्नमेंट जो करने वाला है या कर रहा है अभी भी, वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी ही है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये गवर्नमेंट एफर्ट करते हैं ताकि रिसेशन से हम बच सकें। जब हमें लगता है कि एमिड फेयर ऑफ रिसेशन की रिसेशन आ सकता है, या जैसे अभी वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आ रही है या अलग अलग इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो इस ईयर के लिए वो 0.8% होगी, और अदरवाइज वर्ल्ड ओवर जो है वो नेगेटिव में भी ग्रोथ रेट जा सकती है, ठीक है। सो ये सारी चीजें देखते हुए एक्सपेंशनरी पॉलिसी को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो होप आपको जो अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में सिचुएशन चल रही है उससे भी आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एंड अभी आप जो भी देखने वाले हो आरबीआई की पॉलिसी या गवर्नमेंट पॉलिसीज जो डिमांड को पुश करने के लिए, वो सब कुछ इसीलिए है ताकि हम जो इकोनॉमी को है एक हायर लेवल पे, ग्रोथ के लेवल पे लेके जा सकें, ठीक है। चलिए आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग के आप कमेंट करते रहिए, लाइव चैट में आंसर करते रहिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, हम वो भी देख लेंगे। एंड मैं आप लोगों के कमेंट्स के साथ में रीड भी कर रहा हूँ, सो दैट मुझे पता लगता रहे कि कौन सा स्टूडेंट कितने आंसर्स का रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो चीजें हैं जहां पे गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, ठीक है, लेकिन कोई नया एसेट या नई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही है, ठीक है। एंड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है या तो वहां पे गवर्नमेंट जो है नया एसेट क्रिएट कर रहा है या फिर अपनी लाइबिलिटी कम कर रहा है। लाइबिलिटी होता क्या है बेसिकली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हमारा वीडियो का लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा, बट कोई इशू नहीं है, आप लोगों को समझाना प्रायोरिटी रहेगा, ठीक है। तो लाइबिलिटी बेसिकली होता है कि जहां पर गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल उसके ऊपर लोन का खर्च बढ़ गया, ठीक है, तो उसके पास लाइबिलिटी होगी कि उसको ये पैसा आगे चल के चुकाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऐसे ही और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के हो सकते हैं, ठीक है, लोन के अलावा वो और ऐसी जगह पे खर्च कर रहे हैं जहाँ पे उनकी लाइबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो वो ऐसी चीजें, या फिर वो चीजें जहाँ पर गवर्नमेंट को एसेट क्रिएट हो रहा हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है डैम बनाने का, कि गवर्नमेंट अगर डैम बना रहा है तो वो एक एसेट बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारी लाइबिलिटी होगी एंड ये हमारा एसेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें से हमें क्लैरिटी मिल जाएगा कि ये जहाँ पे ये दोनों चीजें आ गई, एसेट एंड लाइबिलिटी, वो हमारा डेफिनेटली कैपिटल हो गया। अब एक्सपेंडिचर हमने देखना है कि आ रहा है पैसा या जा रहा है। तो लोन अगर आप ले रहे हो तो पैसा आपके पास आ रहा है, जा नहीं रहा है, तो ये नहीं हो सकता। डैम आप बना रहे हो तो पैसा जा रहा है, ठीक है, तो ये हो सकता है। एंड अगर आप लोन पे कर रहे हो तो वो जा रहा है पैसा, ठीक है, तो वो आपका एक्सपेंडिचर हो गया। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एक्सपेंडिचर क्या चीज हो सकती है, खर्च जब करोगे वो तो एक्सपेंडिचर है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन पेइंग सैलरीज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज काउंटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमने पहले वाले में देख लिया था, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन बिल्डिंग रोड्स फैक्ट्रीज, ये सब कुछ क्या है, ये सब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पे एसेट क्रिएट हो रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। सी इज आर आंसर, 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। होप कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर करेक्टली कर रहे होंगे। सी है इसका आंसर, 1 एंड 2। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिएगा हैंडआउट में, जो हम टेलीग्राम चैनल पे आपको सक्सेस ट्री नाम से जो हमारा चैनल है उस पर हम प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां पे एक बार रीड कर लीजिएगा। एंड इन क्वेश्चंस की और भी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती रहे, आप लोग जो ईपीएफओ का ये एग्जाम है इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें, इसके लिए एक चीज जरूरी है कि टेस्ट सीरीज भी आप साथ में एनरोल करें, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम मिस्टेक्स आप एग्जाम में करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, फिर देख लेते हैं। दैट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जो है हर साल गवर्नमेंट का निकलता है, बजट आने से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, यूपीएससी के एग्जाम के लिए आपको पढ़ना होता है, चाहे आप खुद से पढ़ सके तो गुड, अदरवाइज जिस्ट भी इसकी मिल जाती है हमारी वेबसाइट पे भी, अदरवाइज भी
तो ये आपको देखना होता है। एंड इसमें बोला गया है कि द डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बाय ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री का है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको बनाती है, हम देखेंगे करेक्ट है इनकरेक्ट, तब तक आप लोग भी अपना आंसर कीजिए। द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड, ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, एक एनालिसिस होता है, एक रिकमेंडेशन जरूर ये देते हैं, बट वो बाइंडिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग तो बिल्कुल नहीं है। हमने देखा था अपने लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स के कि जो बजट है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है कि आर्टिकल 112 के अंदर, अंडर आर्टिकल 112 के अंदर आपको बजट जो है प्रेजेंट करना है पार्लियामेंट में। बट इकोनॉमिक सर्वे के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट खुद से फ्रेम करती है सो दैट दे कैन मेक फ्यूचर प्लान्स। ठीक है, एक एनालाइज भी कर लेते हैं लास्ट जो भी गवर्नमेंट के फिस्कल सिचुएशन रही है एंड फर्दर क्या होगी, कैसा गवर्नमेंट को आगे प्लान करना चाहिए, उस बारे में ओवरव्यू होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ही बनाती है। ठीक है, तो ए इज, ठीक है। कंपैरेटिवली ये एक इजी क्वेश्चन था एंड बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाले हैं ताकि आपको पता रहे कि जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर का एग्जामिनेशन है ये यूपीएससी का, यहाँ पर आपके इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इकोनॉमी में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई मिस्टेक ना करें, इस तरह की चीजें कवर अप करते रहें, आपको जो हैंडआउट्स दिए हैं वो रीड आउट करते रहें, उसमें से अब जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन कुछ गलत हुए उनको पता लग जाएगा कि हैंडआउट की क्या इंपॉर्टेंस है। आपको देखो हैंडआउट पढ़ना है, आप लोगों को क्लास लेक्चर हमने फ्री प्रोवाइड किए, सो वो आपने देखने। ठीक है, एंड इसके अपार्ट जो आपको एक तीसरा काम मैंने पहले ही बताया, वो आपको जो करना है वो टेस्ट सीरीज का। अब ये टेस्ट सीरीज ही इंश्योर करेगी कि आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज जो हमने टेस्ट सीरीज बनाई है वो स्पेसिफिकली इसी एग्जाम को टारगेट करने के लिए बनाई है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के एग्जाम को। ठीक है, अदरवाइज आप और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन जब आप ये तीनों कॉम्बिनेशन बना लेते हो तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है आपकी सक्सेस में। ठीक है, तो आपको सक्सेस मिल सके यही उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आप लोग अपना एफर्ट जारी रखिए, हम अपना एफर्ट जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।